सम्माननीय न्यायाधीश नथुराम गोडसे। न्यायालय के समक्ष आने वाले किसी भी अभियोग के दो पक्ष होते हैं और हर पक्ष का अपने आप का एक अभिमत होता है। राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसमें शामिल हो, ऐसे अभियोग उच्च स्तर पर आम जनता का ध्यान खींच लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या ये एक ऐसा ही अभियोग है। इसमें अभियोग पक्ष अर्थात फिरियादी पक्ष का कहना सबको भली भांति परिचित है, क्योंकि न्यायालय ने उसे मान्यता दी और उच्च न्यायालय अर्थात पंजाब उच्च न्यायालय ने वही निर्णय कायम किया। सामान्यतः लोगों की ऐसी भावना है कि इस अभियोग का प्रमुख आरोपी नथुराम गोडसे अविचारी तथा माथे फिरू प्रकृति का आदमी था और महात्मा गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष भावना से प्रेरित था। इस भावना को प्रसिद्धि माध्यमों ने बड़े पैमाने पर प्रसिद्धि दी और उसे दूर दूर तक पहुंचाया, किंतु यह भावना वस्तुनिष्ठ और तथ्याधारित नहीं है। आत्मसमर्थन के लिए नथुराम गोडसे ने जो युक्तिवाद किया, उससे भले ही किसी एक की सहमति ना हो, पर नैसर्गिक न्याय के तत्व अनुसार उनके अभिमत पर गौर करना योग्य है। लेकिन तत्कालीन भारत सरकार को उनका यह कहना जनता के सामने आना मंजूर नहीं था। इसी वजह से इस युक्तिवाद पर गैर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। अनेक वर्षों के अथक प्रयत्नों के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह अवैध प्रतिबंध खारिज कर दिया गया। संशोधन करने वाले व्यक्तियों की तरफ से होने वाली निरंतर मांग की वजह से यह युक्तिवाद श्री गोपाल गोडसे ने संशोधकों की सहायता हेतु प्रकाशित किया। नथुराम का वर्तन और क्षमता से उच्च न्यायालय प्रभावित हुआ, यह बात स्पष्ट है। निर्णय पत्र में न्यायालय ने उन गुणों का विशेषत्व से निर्देश किया है। न्यायमूर्ति अछरू राम का कहना है, उच्च न्यायालय से पुनरावेदन करने वालों में से नथुराम विनायक गोडसे ने अपनी दोष सिद्धि को आह्वान नहीं किया। 30 जनवरी सन 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी के वध के कारण उस पर दंड विधान धारा 302 के अनुसार आरोप सिद्ध हुआ था। उस अपराध के लिए उसको फांसी का दंड सुनाया गया था। उसके विरुद्ध उसने पुनरावेदन नहीं किया। उसने अपना पुनरावेदन और अपने तर्क दूसरे आरोप जो सिद्ध माने गए थे उनकी परिसीमा में ही सीमित रखे। इस न्यायालय में उसने अपना अधिवक्तव्य स्वयं ही दिया। वो देते समय उसने वस्तु स्थिति के तत्वों का जो विवेचन दिया, उससे उसकी अल्प परीक्षित क्षमता प्रतीत हुई। मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहूंगा कि किसी भी विधि विशेषज्ञ के गर्व के उपयुक्त उसने अपना अधिवक्तव्य प्रस्तुत किया। नथुराम की विचार क्षमता के बारे में उनका कहना है, यद्यपि वो मैट्रिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, किंतु उसका अध्ययन गहन था। अपने प्रतिवेदन पर बहस करते हुए अंग्रेजी का गंभीर ज्ञान और सोचने विचारने की उसकी स्पष्ट क्षमता दर्शनीय थी। पुनरावेदन हमारे सामने 5 सप्ताह से अधिक चला। उस अवधि में और विशेषकर जो 8-9 दिन नथुराम स्वयं अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था, उस संबंध में हमने उसको भली भांति परखा है। उसके जैसा कृतत्ववान मनुष्य ऐसा पीछे रहने का विचार भी मन में लाएगा, यह हम सोच भी नहीं सकते थे। न्यायमूर्ति खोसला ने अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात अपने मन पर उस समय जो मुद्रा अंकित हुई थी, वो वस्तुस्थिति शब्दांकित की है। वे लिखते हैं, नथुराम का वक्तव्य न्यायालय में उपस्थित दर्शक गण के लिए एक अत्यंत आकर्षक वस्तु थी। खचाखच भरा न्यायालय इतना भावाकुल हुआ था कि उनकी आहें और सिसकियां सुनने में आती थी।
और उनके गीले गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते थे। न्यायालय में उपस्थित उन प्रेक्षकों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता तो मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में ये कहा होता कि नथुराम निर्दोष है। नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे, इन्हें सुनवाई गई फांसी का कार्यवहन अंबाला बंदी गृह में मंगलवार दिनांक 15 नवंबर 1949 को सुबह 8 बजे किया गया। नथुराम और आप्टे निश्चल थे, स्थिर थे, शांत थे। उनका चलन वलन हमेशा की तरह था। यह स्थिरता कायम रखने के लिए वो कुछ विशेष प्रयास कर रहे हैं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी मुद्राएं शांत थीं। वे बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे और हंसी मजाक भी कर रहे थे। वे हम सह अपराधियों से बातें कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे और बंदी गृह के कर्मचारियों के साथ तथा अधिकारियों से भी बातें कर रहे थे। जिला अधिकारी श्री नरोत्तम सहगल ने इन दोनों मुसाफिरों के पास अज्ञात स्थल जाने के लिए पारपत्र है या नहीं, और अगर है तो वो वैध है, इसकी जांच की। उन दोनों के जीवन के परे जाने की यात्रा का प्रारंभ हुआ। उन्होंने अपने हाथों में भगवत गीता, अखंड हिंदुस्तान का मानचित्र और भगवा ध्वज लिया था। कोठरी के पिछवाड़े में फांसी का प्लेटफॉर्म था। एक समय 3 व्यक्तियों को फांसी पर चढ़ाने की वहां व्यवस्था थी। जाड़ों के दिनों की नर्म धूप नाना आप्टे को बहुत सुहावनी लगी। काफी अंतराल के बाद उन्हें वो सुख महसूस हुआ था। पंडित, कितनी खिली हुई धूप है। उन्होंने कहा। नथुराम को वो कई बार पंडित पुकारते थे। तुम्हें ऐसे धूप का बहुत दिनों बाद अनुभव हो रहा है। शिमला में ये तो हमेशा होती है। मौसम बड़ा सुहाना है, स्वर्गीय। इस स्वर्गीय अवसर पर हमारी मातृभूमि ने की हुई प्रेम की बौछार है। नथुराम ने कहा। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही उन्होंने मातृभूमि का स्तवन किया। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम, महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतद्वेषकायो नमस्ते नमस्ते। उन दोनों के हाथ पीठ पर बंधे थे। जल्लाद ने फांसी की रस्सी उनके गले में पहना दी और हरेक के पांव के अंगूठे रस्सी से इकट्ठा बांध दिए। आसपास शांति थी। नथुराम और नारायण ने जयघोष का पुकारा किया। 100 फीट की त्रिज्या में उसका प्रतिध्वनि गूंज उठा। अखंड भारत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वंदे मातरम, 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 मातरम। ध्वनि प्रतिध्वनि निरंतर चले गए। अधीक्षक ने जल्लाद को इशारा किया। जल्लाद ने खटका खींचा। प्लेटफॉर्म का सेतु टूट गया। गुरुत्वाकर्षण की वजह से भूमि की ओर खींचे गए उन दोनों को निसर्ग ने आलिंगन दिया और उनकी इस अज्ञात की सफल यात्रा के लिए उन्हें अपने अदृश्य रथ में विराजमान कर ले गया। यह सारी रक्त लांछित प्रक्रिया रस्सी के एक झटके से हो गई। मात्र खून की एक भी बूंद जाया न होते हुए।
सेतु दोर हाराही भूलोकाहून परलोकाचा सेतु दोर हाराही एक दिशेचा मार्ग असे हा एक दिशेचा मार्ग असे हा प्रतियात्रेचा नाही प्रतियात्रेचा नाही